Hello, my dear students. Welcome back to my channel, and you are watching Gurukul English classes. I am your Shikhadi, and today's topic is Chapter 8 Going Places from the book Flamingo of class 12th. So, let's start the topic Going Places. This chapter is written by A.R. Barton, who is a modern writer who lives in Zurich and writes in English. In this story, Going Places, Barton explores the theme of adolescent fantasizing and hero worship. इस पार्ट में हीरोइन जिसका नाम है सोफ़ी, वो अपने सपनों में एक फुटबॉलर डैनी केसी से बहुत ज़्यादा अटैच है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है और वो चाहती है कि वो डैनी केसी से मिले और उससे ऑटोग्राफ ले। ये एक आयरिश स्पोर्ट्स स्टार है और अपने मन में वो उसके मिलने के बारे में सोचा करती है। ये एक डे ड्रीमिंग है। सोफ़ी जो डे ड्रीम करती है डैनी कैसी से मिलने की। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर गोइंग प्लेसेस। बट स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को प्रमोट करिए। आइए स्टार्ट करते हैं गोइंग प्लेसेस। स्टोरी स्टार्ट होती है सोफ़ी और सोफ़ी की फ्रेंड जेंसी के साथ। सोफ़ी अपनी फ्रेंड जेंसी के साथ स्कूल से घर लौट रही है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है सीबीएसई में कि सोफ़ी और जेंसी हाउ रिलेटेड दे आर, मतलब किस तरीके से रिलेटेड थी। तो सोफ़ी और जेंसी फ्रेंड्स थी जो स्कूल साथ साथ जाती थी और वहाँ से लौटते समय आपस में अपने अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करती हैं। सोफ़ी बोलती है जेंसी से कि जब मैं स्कूल छोड़ूंगी उसके बाद मैं एक बुटीक खोलूंगी। जेंसी जो कि उसकी घर की अपने घर की माली हालत से यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन से बहुत अच्छे से वाकिफ़ थी। वो जानती थी कि बुटीक खोलना आसान नहीं है क्योंकि बुटीक खोलने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है और वैसा पैसा हमारे पास नहीं है। वो तर्क भी देती है, वो बस समझाती भी है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। बट सोफ़ी कहती है अरे ठीक है, मैं तो स्टार्ट करूँगी और मैं ना ऐसा करूँगी कि मैं मैनेजर बन जाऊँगी और बुटीक के लिए पैसा बचाऊँगी। जैन फिर से उसके इस तरह के डे ड्रीमिंग सपनों को देखकर और बोलती है कि तुमको क्या तुरंत मैनेजर बनाने के लिए कोई बैठा है क्या? जैन जानती थी कि उन दोनों के लक में बिस्किट फैक्ट्री में काम करना लिखा है क्योंकि वो जहाँ रहती थी, वहाँ के ज़्यादातर लोग बिस्किट फैक्ट्री में वर्क करते थे। सोफ़ी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं एक एक्ट्रेसेस बन जाऊँगी, यानी कि मैं हीरोइन बन जाऊँगी और उसके बाद तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। येस, एंड आई कुड मेबी हैव द बुटीक ऑन द साइड, और साइड में मैं बुटीक भी खोल लूँगी। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, वैसे भी जो हीरोइन होती हैं वो पूरे समय काम नहीं करती और फैशन डिज़ाइनर भी होती हैं। यू नो समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड। जैंसी को फिर से उसके ऊपर गुस्सा आता है। तब तक वो ओपन स्ट्रीट डोर पे आ चुकी थी और जैंसी को बारिश में छोड़ते हुए वो अपने घर चली जाती है और बताती है, देखना मैं पैसा बचाऊंगी और मैं एक बुटीक खरीदूंगी। वो कहती है तुम्हारे जैसे बहुत देखे। बट यहीं पर बात ख़त्म हो जाती है। इस ज़रा सी 2 पैराग्राफ से हमें ये पता चलता है कि जो सोफ़ी है वो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमर है, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करती है। दिन में सपने देखना अच्छी बात होती है, सपने देखते हैं, सभी देखते हैं। बट जब हम जानते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते या हमारे पेरेंट्स हमको इस काम के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे या हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, तो ज़्यादातर लोग उस तरह के ड्रीम से बचते हैं। बट आपको याद है ना लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर, जिसमें कि मुकेश जो फिरोज़ाबाद में रहता था और बैंगल्स बेचने वाले परिवार से पूरी सिटी से बिलोंग करता था, बट फिर भी उसका डे ड्रीम था कि उसे मोटर मैकेनिक बनना है। लेकिन लास्ट में आपने देखा था ना कि उससे पूछा था राइटर ने कि क्या तुम एरोप्लेन उड़ाना चाहोगे या बैठना चाहोगे, तो उसने मना कर दिया था क्योंकि उसे पता था कि वो केवल मोटर मैकेनिक तक ही सोच सकता है। बट यहाँ पर जो सोफ़ी है वो एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करती है जो बिस्किट फैक्ट्री में उसके पापा काम करते हैं। उसके जो आसपास लोग रहते हैं वो भी सब बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं, वो डे वर्कर हैं। उसके बावजूद भी वो सपना देख रही है कि वो हीरोइन बनेगी, वो बुटीक खोलेगी, वो मैनेजर बन जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैर,
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सोफ़ी के साथ होता क्या है। सोफ़ी अपने पापा के पास आती है और अंदर जब वो अपने घर में प्रवेश करती है तो वो देखती है कि पापा उसके पाई खा रहे थे और उसको खाने के चक्कर में उनको बहुत ज़्यादा स्वेट आ रहा था, बहुत पसीना आ रहा था। उनके मुँह में भी उतना ही ज़्यादा हार्ड वो पाई था, उतना ही उनका फेस भी प्लम्प हो रखा था और पूरे दिन का पसीना उनके पूरे शरीर पे दिखाई पड़ रहा था। हाँ, उसको लगता है कि उस पैसे जो है पेड़ पे लगते हैं। लिटिल डेरेक कहाँ है? और वो ऐसे करते हुए अपने पापा के चेयर पे पीछे से हैंग करती है। उसकी माँ अपना आ भरती है और बोलती है, सोफ़ी अपना पीछे से आती है और देखती है कि वहाँ बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे जहाँ पर वो उनकी मम्मी काम कर रही थीं। वो देखती है कि शाम का जो विंडोज़ हैं उनमें एक ऑलरेडी ब्लैक्ड हैं। स्मॉल रूम है जो पूरा स्टीमी हो रखा है क्योंकि स्टोव जल रहा था और स्टोव जलने की वजह से क्लटरिंग की आवाज़ आ रही थी, हेवी ब्रीथिंग आ रही थी और जो मैन टेबल पे बैठा हुआ पाई खा रहा था वो बनियाइन में था। उसकी डर्टी जो है बर्तनों की पूरा पाइल मतलब ढेर लगा हुआ था कोने में। सोफ़ी को अचानक से ही उसके गले में एक टाइटनिंग फ़ील होती है। वो जैसे ही जैसे कोई नहीं सपना देखता-देखता अचानक से गिर जाता हो और जैसे हम लोग रात में सपना देख रहे हैं कि हम बहुत बड़े महल में हैं और अचानक से हम गिर जाते हैं और हम देखते क्या है कि हम तो अपनी चारपाई से नीचे गिरे पड़े हैं। वैसे ही सोफ़ी जो अभी तक मैनेजर, बुटीक और सबका सपना देख रही थी, अचानक से अपने छोटे से कमरे की हालत देखकर वो बिल्कुल चारपाई से नीचे गिरने वाली सिचुएशन में आ जाती है। उसका मूड ख़राब हो जाता है और वो अपने भाई को ढूँढने लगती है। जब वो उस भाई को ढूँढते-ढूँढते नेक्स्ट रूम में जाती है तो देखती है कि उसके भाई ने मोटरसाइकिल के पार्ट पूरे न्यूज़पेपर पे फैला रखे हैं, कारपेट के ऊपर न्यूज़पेपर रखा हुआ है, उसके ऊपर मोटरसाइकिल के पार्ट फैला रखे हैं क्योंकि उसका भाई जो था वो मोटरसाइकिल रिपेयर करना सीख रहा था। वो अप्रेंटिस था और अप्रेंटिस मैकेनिक था। वो अपने काम के लिए रोज़ शहर से बहुत दूर जाता था। वो बहुत बड़ा नहीं था बट उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा था। वो बहुत कम बोलता था इसलिए जो सोफ़ी थी उसको अपने भाई जोफ़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती थी और उसको लगता था कि इतना चुप कैसे रह लेता है, उसको जेलसी होती थी। वो कभी भी नहीं बोलता था और जो सोफ़ी थी वो उसको हर चीज़ बताना चाहती थी। आखिरकार सोफ़ी उसके पास आती है और बताती है कि आयरिश स्पोर्ट्स स्टार के बारे में सुना है? डैनी कैसी। जो जानता था कि वो एक ऐसे डे ड्रीमर है जो कभी भी कुछ भी सपना देख सकती है। तो वो उसकी बात को ज़्यादा मायने नहीं देता है और हाँ, हाँ, बताओ। तो बताती है कि जो है मैं रॉयस में गई थी वहाँ पर विंडो शॉपिंग के दौरान मुझे स्टार डैनी कैसी मिला था। और वो बताती है कि मैं जो है किसी को इस बारे में नहीं बताऊँगी। वो कहती है कि मैं अपने छोटे भाई के लिए उसका ऑटोग्राफ लेना चाहती थी लेकिन उसके हमारे पास या मेरे पास या उसके पास किसी के पास कागज़ या कलम नहीं था। आखिरकार उन लोग तो उसका जो भाई होता है वो थोड़ी देर में एक बात बोलता है, "अच्छा तो तुम लोगों ने क्या किया?" तुमने कहा, "कुछ नहीं, हम लोग केवल रॉयस में कपड़ों के बारे में बात कर रहे थे और अगले हफ्ते मिलने का फैसला किया है। केसी ने उसको ऑटोग्राफ देने का प्रॉमिस किया है।" अच्छा, तो जोफ को लगता है कि शायद शायद मिला हो, लेकिन फिर भी वो अब बात को अपने तक सीमित नहीं रख पाता है और जाते ही वो अपने डैड से बात करता है। तो डैड कहते हैं, "आई डोंट बिलीव इट।" तो कहती है, "नहीं, मैंने उसको रॉयस की विंडो में देखा था।" फादर भी आ चुके थे, तो उसका भाई कहता है, "सोफी मेट डैनी केसी।" जिऑफ कहता है। सोफी रिग्रेड वेयर शी वाज़ सिटिंग एट द टेबल। वो एकदम से मेज़ पर से उचक पड़ती है, वो फादर का एक्सप्रेशन देखना चाहती थी। जिऑफ कहता है, "सही कह रही है।" अच्छा, तो जो पापा थे वो बोलते हैं, "आई वन्स न्यू अ मैन हू हैड नोन टॉम फिनी।" पता है तुम लोगों को, मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में पता है जो टॉम फिनी को जानता है। जिऑफ ने कहा, "हाँ, आपने बताया है। ऐसे ही सीज़ी भी मिल जाएगा।" वो कहती है, "आप दोनों लोग मुझे परेशान कर रहे हैं।" वो कहता है, "हाँ, डैनी कैसी के पास कोई काम तो है नहीं, वो अपनी फुटबॉल टीम के को छोड़ के तुमसे मिलने आएगा।" और दोनों में से दोनों उसकी बात नहीं मानते हैं। आखिर में वो आगे बढ़ती है। उसके पापा कहते हैं, "दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज़।" तुम्हारी जंगली कहानियों में से ये भी एक नई कहानी है ना? जिऑफ कहता है, "नहीं, इनको आर्केड में मिली थी।" "अच्छा, तो तुम आर्केड में करने क्या गई थी?" जिऑफ, "बताओ ना पापा को कि ये सच है।" वो कहता है, पता है।" और ऐसे करके उसको चिढ़ा करके ये लोग वापस चले जाते हैं। आखिरकार एक दिन सोफ़ी बोलती है, "देखना, एक दिन जो है मैं तुम लोगों को मिला के रखूँगी डेनी केसी से।" तो उसके पापा कहते हैं,
एक दिन ऐसा होगा ना कि तुम्हारी इन बेतुकी कहानियों के कारण तुम खुद मुसीबत में पड़ जाओगी। ऐसे ही यहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है। अगले सैटरडे को सभी फैमिली मेंबर्स मैच देखने का प्रोग्राम बनाते हैं। सोफ़ी, डेरेक और उसके पिता जो होते हैं, उसके फादर जो होते हैं, वो गोल के पास बैठते हैं, जबकि जो जियोफ था, वो दोस्तों के साथ ऊपर बैठता है। सोफ़ी जैंसी से मिलती है और इस बात से उसको बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि जैंसी उसकी कैसी से मुलाकात के बारे में जानती है। तो वो जान जाती है कि ये जियोफ ने ही काम किया है, क्योंकि जैंसी से और कोई बताने वाला था नहीं, और मेरी जो मुलाकात हुई थी वो बहुत ही अचानक हुई थी, और जबकि जो जैंसी थी वो जानती भी नहीं थी कि मुझे जो है डैनी कैसी मिला है। जब जैंसी उससे पूछती है तो सोफ़ी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जियोफ के ऊपर, लेकिन वो वहीं पर बात को छोड़ देती है। अंधेरा हो जाता है, वो नहर के किनारे चलती है और उसको अपने सपने में उसने देखा था कि जो है मुझे उसने बताया था ना अपने भाई को कि अगले हफ्ते उसने मुझसे मिलने का वादा किया है। तो वो ऐसे ही अपने मन में अपने विचारों में खोई हुई नहर के किनारे भटकती रहती है, सोचती है कि यही वो जगह है जहाँ मैं बचपन में खेलती थी, यही वो जगह है जहाँ वुडन बेंच पे बहुत सारे एल्म के पेड़ हैं और जहाँ पर लवर्स समटाइम आते हैं, आपस में एक दूसरे का वेट करते हैं, मिलते हैं। शायद आज डैनी कैसी भी यहाँ पर आएगा और मेरी उससे मुलाकात होगी। इस तरह से करते-करते वो वहाँ बैठ जाती है और आखिरकार डैनी कैसी नहीं आता है। और जब वो नहीं आता है, तो वो मन में कहीं न कहीं ये सोचकर दुखी हो जाती है कि मेरी फैमिली सही कह रही थी, मैं ही गलत थी। और उसको ये लगता है कि काश मुझे एक ऑटोग्राफ मिल जाता। सोफ़ी इसलिए सपने को जीने के लिए एक बार फिर से रॉयस चली जाती है। रॉयस में केसी से मिलने का सपना देखती है। वो सोचती है कि वो फिज़िकली कितना फ़िट है, वो देखो मेरे पास खड़ा है, उसकी नोज़ फ्रिकल्ड है, वो आगे देखता है, वो ऐसे मुस्कुराता है, वो ऐसे शर्माता है, उसके दाँत ऐसे हैं, उसके गैप ऐसे हैं, उसकी आँखें ग्रीन हैं, वो आगे देखता है तो शिमर करता है। इस प्रकार से वो पता नहीं क्या-क्या डैनी केसी के बारे में इमेजिन कर लेती है। आखिरकार में वो उससे कहता है कि तुम जो है मुझसे ऑटोग्राफ चाहती थी ना, तो लाओ एक पेपर, मैं तुमको ऑटोग्राफ देता हूँ। और वो ये सब कुछ देखती है। लास्ट सैटरडे saw him ghost past the lumbering defenders, heard the 50,000 catch their breath as he hovered momentarily over the ball। और उसको पता चलता है कि ये सब प्रोडिगोजी थी, क्योंकि वो तो लास्ट सैटरडे गेम खेल रहा था जहाँ पर उसने कई सारे गोल लिए थे, और इसका इतना साउंड हुआ था कि पूरी जो स्टेडियम थी वो थंडरस क्लैपिंग से फिल हो गई थी। पूरा स्टेडियम गूंज रहा था डैनी कैसी के नाम से। तो ऐसा कैसे पॉसिबल था कि डैनी कैसी वहाँ पर गेम भी खेल रहा था और यहाँ पर वो सोफ़ी को ऑटोग्राफ दे रहा था। तो सोफ़ी को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ मेरा सपना था, ये सब कुछ उसने सपने में देखा था, और वास्तव में केवल वो एक हीरो था जिसको वो सोचती थी कि वो मुझे मिले। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी इमेजिनेशन में है, पूरी स्टोरी इमेजिनरी है, जहाँ पर एक लड़की सोफ़ी एक फुटबॉलर डैनी कैसी को अपने मन का हीरो समझती है, उससे मिलना चाहती है, उससे ऑटोग्राफ लेना चाहती है, और सारी कहानी वो खुद प्लान करती है, खुद इमेजिन करती है, जबकि रियलिटी का उससे कोई संबंध नहीं था। तो ये थी स्टोरी गोइंग प्लेसेस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।